हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल स्ट्रैटेजी की जिसका नाम है कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। क्या होता है इस स्ट्रैटेजी में, मैं समझाने वाला हूँ आपको। देखिए, इस स्ट्रैटेजी में कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो हम लोग इसे कैसे शेयर में लगाते हैं, हम लोग एक ऐसे शेयर में इसे लगाते हैं जैसे मान लेते हैं कि कोई ऐसा शेयर है जो हमें लगता है कि अगले एक महीने में वो साइडवेज मूवमेंट में रहने वाला है। ठीक है, तो जनरली ऐसा कब होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एशियन पेंट्स को देखो, अगर आप इस एशियन पेंट्स को ज़रा सर्च करते हैं, अगर आप एशियन पेंट्स को देखो तो आप ध्यान दे सकते हो कि कैसे ये साइडवेज आप देख रहे हो, ये साइडवेज है, कैसे ये साइडवेज घूम रहा है पिछले एक दो महीने से साइडवेज घूम रहा है। आप देखो ये जो शार्प फॉल देख रहे हो ना, इस शार्प फॉल की आप चिंता मत करो। ये शार्प फॉल तो अभी हम लोगों ने एक दो दिन पहले एक स्ट्रैटेजी डिस्कस की थी कि जैसे ही इस तरह के सपोर्ट्स जो ब्रेकडाउन होते हैं और जो लार्ज कैप कंपनीज़ होती हैं, हमारी बेस्ट एवर कंपनीज़ होती हैं, ऐसे सपोर्ट पे उनकी एक बहुत अच्छी बाइंग बनती है। और जो लोग पहले से भी होल्ड कर रहे हैं उन्हें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको ऊपर आना ही है। देखिए, एशियन पेंट्स कहीं नहीं जाने वाली। एशियन पेंट्स यार एशियन पेंट्स है। एशियन पेंट्स की कोई रीज़न है ना कि वो नंबर 1 जो है क्यों रहते हैं, वो मार्केट लीडर्स क्यों हैं। ग्रासिम के आने से अमन भाई ऐसे थोड़े ना होता है। ग्रासिम यार ठीक है, ग्रासिम आने दो, बहुत बड़े लोग हैं, लेकिन वो भी ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे, बजट भी ग्रो करेगा, सब ग्रो करेंगे। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, ग्रोथ स्टोरी है, इसमें कुछ नहीं, सब ग्रो करेंगे। अब जब से हम लोग क्या एशियन पेंट्स देख रहे हैं अब तक इतनी 10-20 साल से, क्या 20 साल में कभी इसके रिजल्ट्स ख़राब नहीं आए होंगे। सबको पता है कि अक्सर ही इसके रिजल्ट्स ख़राब आए होंगे। गिरा होगा फिर उठ गया होगा, ये तो होता ही है ना। तो ये जैसे इस बार गिरा है फिर उठ जाएगा, है ना। तो साइडवेज वाले स्टॉक की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल है हिंदुस्तान यूनिलीवर, उठा लो आप। उसी तरह से अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ बंधन बैंक का, क्योंकि बंधन बैंक लोअर लेवल्स पे भी, ठीक है, बंधन का एग्जांपल लिया। अब बात करते हैं स्ट्रैंगल की। स्ट्रैंगल का मतलब क्या होता है। देखिए, स्ट्रैंगल का मतलब होता है, देखिए, दोनों साइड से गर्दन को दबाना है, कोई किसी चीज़ को दबाना। स्ट्रैंगुलेशन वर्ड यूज़ होता है जब गर्दन को दबाते हैं। दोनों साइड से जब किसी की गर्दन दबाते हैं ना, तो हम कहते हैं वी हैव स्ट्रैंगुलेटेड दैट पर्सन। मतलब स्ट्रैंगुलेट कर लेनी, दोनों तरफ से घेर लेना। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए अभी जो स्टॉक का प्राइस है कितना है, 187.5 रुपीज़ है मान लो, ठीक। तो ऊपर की साइड से हम स्ट्रैंगल बना रहे हैं, ऊपर की साइड से हम बेच रहे हैं कॉल और नीचे की साइड से हम बेच रहे हैं पुट। तो ऊपर से हमने स्टॉक को घेर लिया है वाया कॉल और नीचे की साइड से हमने घेर लिया है वाया पुट। यानी कि दोनों साइड से स्टॉक को हमने घेर लिया और हमने उसको स्ट्रैंगुलेट कर दिया है, उसको घेर करके पकड़ लिया है। अब ऊपर जाएगा तो भी कुछ होगा एक्शन, और नीचे जाएगा तो भी कुछ होगा एक्शन। तो हमें ऊपर की क्या करनी है, ऊपर की हमें बेचनी है कॉल और नीचे की हमें बेचनी है पुट। ठीक है। तो हमने इस तरह से इसको स्ट्रैंगुलेट कर लिया, ऊपर से कॉल बेच दी, नीचे से पुट बेच दी। अब हम क्या करेंगे कि हम इसे कहीं मूव नहीं होने देंगे। यानी कि हमारा मोटिव, हम चाहते हैं कि स्टॉक मूव ना हो, क्योंकि अगर ये मूव नहीं किया तो हमें मिल जाएंगे कॉल के भी पैसे और पुट के भी पैसे। अगर ये स्टॉक मूव किया तो हमें, अगर कॉल की साइड जाता है तो भी प्रॉफिट होगा और नीचे पुट की साइड जाएगा तो भी प्रॉफिट होगा। ज़रा एक काम करते हैं, हम लोग इसका ऑप्शन चेन खोलते हैं और देखते हैं कि पैसे मिल कितने रहे हैं। अब जो ये खुला है ये हमारे सामने है ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन का मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन में प्राइसिंग हमें पता चलता है कि कहाँ कितने पैसे मिल रहे हैं। तो अभी हमें पता है कि 187.5 रुपीज़ का टाइम है। अब हम देखो कॉल कब बेचते हैं, जब मान लो हमारे पास स्टॉक की कोई होल्डिंग पड़ी है। अब हम चाहते हैं कि हमें उसका मंथली कुछ डिविडेंड मिलता रहे, यानी कि स्टॉक अगर ऊपर ना जाए तो हमें ऊपर के पैसे मिलते रहें, और अगर जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास जो डिलीवरी रखी है हम वो बेच देंगे उस प्राइस पे। तो हमने फॉर एग्जांपल मान लो 187.5 है, तो ऊपर से स्टॉक का हम कॉल बेचेंगे ऊपर की साइड का, यानी 200 रुपये का। तो ऊपर से हमें कॉल के पैसे मिलते रहेंगे, और नीचे का प्राइस वो होता है पुट का, जो प्राइस पे हम स्टॉक खरीदना चाहते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं पुट। तो जब मैंने अपने स्टॉक के ऊपर की कॉल बेच दी, यानी कि मैंने अपने स्टॉक को ऊपर कॉल से कवर कर दिया, तो ये कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी होती है। और ये तो हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं एक बार, है ना, कॉल, है ना। अगर ये स्टॉक मान लीजिए कि 200 जाता है ना, अब मैंने 200 की कॉल भेज दी मान लो, तो अगर ये 200 जाता है तो 187 से डिलीवरी जो ली है मैंने, उससे 200 तक जब वो जाएगा तो उसमें आराम से मुझे प्रॉफिट होगा। और 200 तक जब वो पहुंचेगा तो 187 से लेकर 200 तक के बीच में जो 13 रुपीज़ हैं ये पूरे मैं कमाऊंगा। और अगर ये नहीं ऊपर जाता है तो जो कॉल के मेरे पूरे पैसे हैं वो मुझे वापस मिल जाएंगे। मतलब कि स्टॉक चले ना चले, घर पैसे आएंगे ही आएंगे। अब देखो फॉर एग्जांपल अभी 200 में मुझे कितने मिल रहे हैं, लगभग 10,000 रुपये। आप देखो ये लगभग 9.5 पौने 10,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे यहाँ पर। अब अगर हम नीचे की साइड चेक करें तो आप देखो नीचे में हमें पुट में, अगर हम देखें 180 के लेवल पे स्ट्रैंगल बनाना है ना, तो नीचे पे हमें भी 10,000 रुपये मिल गए। यानी हमें 10,000 मिल के ऊपर की कॉल से और लगभग 10,000 मिल गए हमें नीचे की पुट से।
अब चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पर, और चार्ट पे हम देखते हैं कि ये देखिए ये है अभी 187 हमारा मिड प्राइस। अब बात करते हैं हम लोग ऊपर के प्राइस की, तो अभी आप मैं देखो ये 200 पे एक लाइन खींच देता हूँ, और इस लाइन पे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 10,000, यानी 10,000 हमें मिल गए ऊपर के, ठीक है। और अब आते हैं नीचे की लाइन पे, और नीचे की लाइन पे हम यहाँ पर भी एक खींच देते हैं, इस पार्ट को कट कर देते हैं, इसको कट करो कट करो कट करो कट करो, इस पार्ट को पूरा कट करो। वापस शुरू करो। तो हमने यहाँ पर इस पार्ट को पूरा, हाँ अब मैंने स्ट्रैंगल बना लिया है, और नीचे भी और ऊपर भी मेरा स्ट्रैंगल तैयार हो गया है। अब देखिए हम चाहते हैं कि जो स्टॉक है हमारा वो इन दोनों लाइंस के बीच में रहे, ठीक है। ऊपर जाता है तो भी फ़ायदा होगा, नीचे बीच में रहता है तो भी फ़ायदा होगा, नीचे जाएगा तो भी फ़ायदा होगा। अब कैसे, देखिए आप बात को समझिए कि अगर ये स्टॉक कहीं भी नहीं रहता है और सिर्फ इसी बीच में घूमता रहता है, तो 10 और 10 20 हज़ार रुपये तो आपको ये मिल गए, और इसका लॉट साइज़ होगा लगभग 4.5 लाख का। तो डिवाइड अगर आप करोगे तो लगभग 5% पैसा तो आपको हाथों हाथ महीने के स्टार्टिंग में ही मिल चुका है, ठीक है। अरे आप ही बताओ, 4 लाख पे 4% जो होता है 4.5 लाख पे तो 1% होता है, तो आपको 20,000 मिल गए ना, तो 4.5-5% रुपये तो आपको पहले ही मिल गए। तो अब आपको करना क्या है, देखिए स्टॉक में आपको इनिशियली इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, बहुत माइन्यूट इन्वेस्टमेंट करनी है। आपको 20% या 30%, सिर्फ 20-30% ऑफ द लॉट साइज़ ही स्टॉक्स खरीदने हैं। मान लो पूरा लॉट साइज़ है 2500 स्टॉक्स का, तो हमें सिर्फ उसके 400 या 500-600 ही स्टॉक्स खरीदने हैं। मैक्स टू मैक्स हमें सिर्फ 30% स्टॉक्स की ही डिलीवरी लेनी है। अब ऐसा करते क्यों हो, देखो आपने नीचे की पुट बेच रखी है ना 180 की, तो आप ये चाहते हो कि अगर आपने पूरा पैसा अभी डिलीवरी में लगा दिया, तो अगर आपका स्टॉक नीचे चला जाता है तो आपको जो पुट है उसमें डिलीवरी उठानी पड़ेगी, तो डिलीवरी के पैसे कहाँ से आएंगे। इसीलिए आपने इनिशियली सिर्फ 20% ही पैसा इन्वेस्ट किया है। अगर स्टॉक नीचे चला जाएगा तो आप सोचो मार्केट प्राइस से सस्ते यानी 180 के रुपीज़ के, अभी 187 चल रहा है, पे आपको डिलीवरी उठानी पड़ेगी, जो कि एक अच्छी बात है, आपका फ़ायदा हो गया। 187 पे डिलीवरी ना लेने के बजाय आपको 180 पे डिलीवरी मिली, जो कि 7 रुपये सस्ती मिली डिलीवरी। तो अगर ये स्टॉक मान लो तोड़ जाता है 180 का लेवल और एकदम नीचे आ जाता है, तो आप खुद सोचो कि आपको डिलीवरी उठानी पड़ेगी ना 180 पे, तो वो 180 पे हम उसी पैसे से डिलीवरी उठा लेंगे जिस पैसे से हमने अपनी इन्वेस्टमेंट बचाई है, सिर्फ 20% इन्वेस्ट किया है, और हमें इनिशियल प्राइस पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। सोचो अगर हम पूरी डिलीवरी ले लेते, तो हम पूरी डिलीवरी एक बार लगाई तो 4.5 लाख वो लगाए, और फिर 180 में अगर मान लो नीचे चला गया और पुट पर भी डिलीवरी उठानी पड़ी, तो 4.5 लाख 4 लाख रुपये और चाहिए होंगे, तो हमें 9 लाख रुपये होने चाहिए, और हमारे पास उतने पैसे हैं नहीं। तो हमने उसी पैसे में 2 डिलीवरियाँ उठा ली, यानी दिमाग से खेला, पहले 20% और फिर बाद में 80%। अब स्टॉक मान लीजिए ऊपर चला गया, तो क्या करेंगे भाई, स्टॉक ऊपर चला गया और 200 को क्रॉस कर गया, तो हमें तो डिलीवरी देनी पड़ती है और वो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम स्टैगर्ड वे में बाइंग करते जाएंगे। जैसे जैसे स्टॉक हमारे 200 पी कॉल के करीब पहुंचेगा, तो हम उतनी जल्दी अपने जो बचे हुए स्टॉक्स हैं, जो हमने पूरी डिलीवरी नहीं ली है ना, हमने सिर्फ 2,500 में से 500 स्टॉक लिए हैं, तो बाकी स्टॉक्स को भी हमें बाइंग करना है। हम तो स्टैगर्ड वे में स्टेप बाय स्टेप बाइंग करते चले जाएंगे। यानी जैसे जैसे हम देखेंगे कि स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जाता जा रहा है, तो जैसे मान लो 192 पे आ गया तो हमने बाइंग कर ली, 500 स्टॉक और खरीद लिए, फिर 194 पे गया तो 500 स्टॉक और खरीद लिए। यानी हमारी आंखों के सामने स्टॉक ऊपर जाता जाएगा, हम वैसे वैसे स्टैगर्ड वे में जैसे जैसे, और हमारा प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो हमने स्टॉक्स खरीदे इनिशियली 187 पे, उनमें तो प्रॉफिट आने लगेगा। तो स्टॉक जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वो हम प्रॉफिट में आते जाएंगे, और हम स्टैगर्ड वे में हमारी कॉल के पहुंचने से पहले हम अपने पूरे शेयर्स पूरे कर लेंगे। अगर नीचे आएगा तो हम कुछ भी बाइंग नहीं करेंगे कि तब तक जब तक पुट के नीचे ना चला जाए। अभी आप बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब कुछ समझाऊंगा डिटेल्ड में MS वर्ड में। अब जैसे 192 हो गया, आपने 20% स्टॉक्स बाय कर लिए, फिर 194 हो गया, आपने 20% स्टॉक्स और बाय कर लिए, फिर 196 आ गया तो आपने 2% आपने जो है और स्टॉक्स बाय कर लिए, फिर 2% और बढ़ गया, फिर आपने और बचे हुए 500-600 स्टॉक्स और बाय कर लिए। अब 198 पहुंचती आपने जितने बचे थे सारे स्टॉक्स बाय कर लिए, यानी 200 पहुंचते पहुंचते आपके पास फुल डिलीवरी आ गई।
इसका मतलब क्या हुआ कि यानी जैसे अगर ये स्टॉक नीचे चला जाता, पुट आपकी इन दी मनी हो जाती, तो आपके पास 80% पैसा पहले ही रखा हुआ था जो इन्वेस्ट नहीं किया था आपने, तो यानी कि आपकी जो पुट है वो कैश सिक्योर्ड है, यानी कैश से सिक्योर्ड है। आप जैसी ही पुट इन दी मनी होगी, आप कैश से बाइंग, कैश जो है आपके उस कैश से आप उसकी डिलीवरी ले लोगे, यानी कैश सिक्योर्ड पुट हो गई। और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो स्टैगर्ड वे में आपके पास डिलीवरी भी आ जाती है। इसका मतलब जो कॉल भी बेची वो नेकेड नहीं है, आपने कवर्ड कॉल बेची है, यानी कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल, और दोनों तरफ से स्ट्रैंगल बना दिया आपने पुट सेल, आपने सेल करके ऑप्शन को, तो कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी। अब आप समझ सकते हो, देखो कैसे कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी क्या होती है। अब देखो आप ये आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रैटेजी जो है ये कहीं से मैच कर रही है, मतलब ये एक मिक्स स्ट्रैटेजी नहीं लग रही है आपको कि यार कवर्ड कॉल, जिन लोगों के पास मान लो शेयर्स रखे थे उनके डीमैट में, तो वो हर महीने डिविडेंड पाने के लिए जब तक उनका स्टॉक मूव नहीं कर रहा है वो क्या करते थे, ऊपर की कॉल बेचते रहते थे, तो उनको एक डिविडेंड इनकम हर महीने मिल रही थी, ठीक है। और जिन लोगों को सस्ते बाइंग करने होते थे वो नीचे की पुट बेचते थे, ताकि जब पुट इन दी मनी होगी तो सस्ते में शेयर्स मिल जाएंगे। कुछ लोगों पे जब पे कैश रखा रहता था तो नीचे की वो पुट बेचते रहते थे जब तक वो इन दी मनी ना हो जाए, और जैसी इन दी मनी होती थी वो उसकी डिलीवरी सस्ते प्राइसेस पे ले लेते थे, यानी CSP कैश सिक्योर्ड पुट, और ऊपर की CC यानी कवर्ड कॉल, हमने दोनों को मिक्स कर दिया। और एंड टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट माई मेड स्ट्रैटेजी। हम लोग जैसे सारे लोग जानते हैं, हम लोग कवर्ड कॉल करते हैं, ऊपर की हम लोग कैश सिक्योर्ड पुट करते हैं, लेकिन दिस स्ट्रैटेजी बिलोंग्स टू रंजीत सर। एक रंजीत सर हैं जिनका शायद यूट्यूब चैनल भी है, रंजीत हेल्पफुल वीडियोज़ करके, तो रंजीत सर की स्ट्रैटेजी है, उन्होंने दोनों को मिक्स कर दिया, और ये उन्होंने जो है स्टैगर्ड बाइंग वाला जो उनका तरीका है ये उनका पर्सनल तरीका है, मैंने उनसे सीखा है, ये उनके वीडियोज़ देखे थे, उसमें मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने इसको अपनाया, और मैं सारे क्रेडिट्स उनको देना चाहूँगा। तो ऑल क्रेडिट्स टू हिम। अब हम लोग चलते हैं हमारी MS वर्ड वाली फ़ाइल पे, और जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमको सबको पता है कि जो इसका लॉट साइज़ है वो कितना बड़ा है भाई, हमको पता है कि 2500 शेयर्स हैं, और मल्टीप्लाई बाय कितने होंगे, मल्टीप्लाई करो अराउंड 187 रुपीज़ इसका करंट प्राइस चल रहा है, तो मल्टीप्लाई आप करोगे तो कितना आएगा टोटल, 4,67,000, 4.5 लाख के आसपास आएगा, ठीक है। अब हमें इनिशियली कितने बाय करने हैं यार, 20 से 30% शेयर्स बाय करेंगे, दैट तो 2,500 शेयर का 20-30% कितना होगा, लगभग 750 शेयर होगा, तो जिसमें आपकी जो लगभग जो इन्वेस्टमेंट लगेगी वो लगभग आपकी लगेगी लगभग 1,43,000 के आसपास लगेगी, ठीक है। तो और उसमें से हमें बाय सिर्फ 750 शेयर्स यानी 1,43,000, 4.5 लाख में से हमें करने हैं। अच्छा, जब हम लोग सेकंड अपना वो कैसे करेंगे, जैसे 30% तो हमने इनिशियली बाय कर लिया, बाकी के 20% हमने जैसे 192 पे बाय किए, बाकी के 20% हमने यानी 500 शेयर्स करके 192, 184 यानी हमने पहले से प्री डिसाइड कर लिया कि हम कितने उस पर जाके बाय करने वाले हैं, ठीक है। और फाइनली जो है जब 200 पे स्टॉक पहुंचेगा तो हमारे पास सारे के सारे शेयर्स ऑलरेडी प्रेजेंट होंगे। जब आप पूरे कैलकुलेट करोगे ना तो 30, 30, 60, 20, 20, 40 टोटल 100% शेयर्स आ गए हमारे पास, ठीक है। हमारे पास सारे शेयर्स आ चुके होंगे। बढ़ता जाएगा जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता जाएगा, हमारे पास स्टैगर्ड वे में सारे शेयर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर की हमारे पास 200 की कॉल हमने बेच रखी है, और जैसे जैसे कॉल के पास हम पहुंच रहे हैं हमारे पास सारे शेयर्स भी आ गए हैं, ठीक है। अब आप सोचो, जो आपने शेयर्स इनिशियली ले रखे हैं 30% शेयर जो 750 वाले प्राइस के हैं, तो जैसे जैसे स्टैगर्ड वे में ऊपर जा रहा है उनमें प्रॉफिट भी तो बढ़ता जा रहा होगा आपका, क्योंकि आपने वो 187 के लेवल पे ले रखे हैं, है ना। तो जैसे जैसे वो मूव करती जा रही हैं। अच्छा, मेरा कहीं से भी देखो, आपको ये कोई स्ट्रैटेजी लगाने का कोई वो नहीं है मोटिव कि आप स्ट्रैटेजी लगाओ या ना लगाओ, ये तो सिर्फ इसलिए कि आप एक चीज़ सीख रहे हो कि हाँ भाई ऐसी भी कोई स्ट्रैटेजी एग्जिस्ट करती है, लोग लगाया करते हैं, और क्या पता इसका कोई पार्ट आपके कभी काम आ जाए, तो आप सिर्फ सीख रहे हो, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ये स्ट्रैटेजी लगाओ, बिल्कुल मत लगाओ, ठीक है। अब जो स्टॉक्स आपके पास 187 रुपीज़ वाले हैं, सोचो जब वो 200 क्रॉस करेंगे तो आपको कितने प्रॉफिट होगा भाई, 13 रुपये का होगा, 200 माइनस 187, तो 13 रुपये मल्टीप्लाई बाय 750 शेयर्स, आपको लगभग 9,750 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब सोचो जो शेयर्स आपके हैं कौन से वाले, 192 वाले, वो 200 जब पहुँचेगा तो उनमें आपको लगभग 8 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो वो मल्टीप्लाई आप जब करोगे तो अराउंड आ जाएगा आपका। तो जैसे जैसे आप समझ गए ना, 192 वाले पे 8 रुपये, फिर 184 पे 6 पे, फिर 192 पे 2 रुपये, ये सारा मिला के मैंने कैलकुलेशन लिखा है। लगभग जब आप ये एंड तक पहुँचोगे तो ये अराउंड 40,000 रुपीज़ है। 1/40,000 कैसे हुआ, अरे 20,000 रुपये आपको पहले के भी तो मिले हुए हैं ना, जो आपने कॉल और पुट सेल की थी, तो 20,000 और प्लस सारे ये मिला करके 97,000, 6,000 ऐसे करके सारा मिलाओगे तो आप अराउंड 40,000 रुपीज़ बनेगा। आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, 4,67,000। तो जब आप इस पूरे इन्वेस्टमेंट पे आप 4,67,000 कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड आपका जो है 8 to 9% का रिटर्न आराम से बन जाएगा। 8 to 9% आपका, 9 to 10% भी बन सकता है। अब ये तो जैसे वो वाला शेयर्स हैं, जो और वॉलेटाइल शेयर्स होंगे जिनमें पुट के प्रीमियम्स और ज़्यादा होते हैं, उसमें और ज़्यादा रिटर्न बनेगा।
ठीक है। अब हम लोगों ने बंधन का ही एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि बंधन में ना डाउनवर्ड रिस्क बहुत कम है। अब इन केस अगर ये ऊपर जाएगा तो आपको तो पैसे मिलने ही मिलने हैं, आपके 8-9% बनने ही, 40,000 रुपये बनने ही बनने हैं, ठीक है इसमें। लेकिन अगर ये नीचे चला गया तो क्या, अगर ये नीचे चला जाता है तो भी हमारे पास ज़्यादा डाउनवर्ड रिस्क नहीं है। बंधन हमें पता है नीचे जाएगा तुरंत ऊपर आ जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ है नहीं ना जाने के लिए इसके पास, इसलिए हमने बंधन लिया है। इसलिए अब आप सेल लो, जो हवा में शेयर्स हैं CDSL लो, तो उनमें आपको अच्छे पैसे मिलेंगे, इससे भी ज़्यादा बनेंगे, 10-11-12% भी बन सकते हैं, लेकिन उसमें डाउनवर्ड रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर फंस गए तो पता नहीं कितने दिन के लिए फंसेंगे। अच्छा अमन भाई, नीचे चला गया तो क्या करेंगे? अगर ये नीचे चला जाता है तो हमारे पास 80%, तो हमने ऊपर वाली बाइंग तो करी नहीं है, तो हमारा तो 80% पैसा ऐसे ही रखा हुआ है। उस 80% वाले पैसे से 180 के नीचे जाएगा तो हम 180 के लेवल पे पूरी डिलीवरी ले लेंगे। अब हमारे पास पूरा एक लॉट, वो भी सस्ते लेवल पे 180 के लेवल पे बाइंग हो गई। अमन भाई हम इसमें फ़ायदा कैसे हुआ? फ़ायदा ऐसे हुआ कि 187 रुपीज़ पे आप पूरी डिलीवरी लेने जा रहे थे बंधन बैंक की, 187 रुपीज़ पे। तो सोचो 187 के हिसाब से 4,67,000 रुपये आपके खर्च होते। अभी आपने डिलीवरी कितने के भाव ले लिए? 180 के भाव। तो नेट प्राइस आपका 180 से जब मल्टीप्लाई करोगे आप 2,500 शेयर को, तो ये कितना पड़ेगा? ये आपको पड़ेगा 4,30,000 के आसपास। तो आपके 37,000 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो गया। अब जैसे वो ऊपर आएगा 187 के लेवल पे, आप बेच के निकल जाना, तो आपको अच्छा मैसिव प्रॉफिट हो जाएगा। तो अमन भाई मतलब कि ये बात है कि ऊपर गया तो भी प्रॉफिट, नीचे गया तो बाइंग वाला प्रॉफिट, कि हमने सस्ते में वो चीज़ खरीद ली। फिर डिलीवरी रख लेंगे और फिर जैसे हमारे पास डिलीवरी आएगी नेक्स्ट मंथ से हम कॉल बेचना शुरू कर देंगे। बस ऊपर की कॉल बेचते रहेंगे। हमें पता है डाउनवर्ड रिस्क तो मिनिमम है बंधन के अंदर, तो ऊपर की कॉल हम तब तक बेचते रहेंगे जब तक कि हम प्रॉफिट में नहीं आ जाएंगे। और जैसी प्रॉफिट में आएंगे, कॉल इन दी मनी होगी, हमारी डिलीवरी चली जाएगी, हमारा पैसा जो है वो घर आ जाएगा। अब मानते हैं कि ये स्टॉक नीचे ही चला गया और आपने डिलीवरी उठा ली, उसके बाद क्या? अरे मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ, आपको 20,000 रुपये नहीं 5% तो आपको रिटर्न पहले ही मिल चुके हैं, ठीक है, पहले महीने में। वो 5% एक एज अ कुशन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फर्दर लॉसेस से, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि आप ये बताओ कि आपको FD में कितना मिलता है? 5-6%, ठीक है। आपको निफ्टी कितना देती है? 12%। अगर ये एक स्टॉक 1 महीने 2 महीने में कभी भी ये ऊपर आ जाता है, आपने तुरंत अगले महीने की कॉल बेचोगे, आपको उससे अराउंड 10-12-15 हज़ार रुपये फिर मिल जाएंगे। वो और आपका हो गया 2-3% के आसपास। तो 4-5% आपको पहले महीने मिले, 3% आपको और मिल गए, टोटल हो गए आपके 7-8%। मैं कहता हूँ आपने ऑलरेडी FD को तो बीट कर दिया, इन्फ्लेशन बीट कर चुके हो। जैसे ही 1-2 महीने में ये स्टॉक, 1 महीने में भी या 2 महीने में जैसे ही ऊपर आता है, तुरंत आप इस स्टॉक से निकल जाना। और जैसे ही आप इस स्टॉक से बाहर निकल जाओगे तो आपने जो है ये दोबारा स्ट्रैटेजी लगा देना, यानी 9% 8% फिर कमाया, फिर दोबारा 9-8% लगाया, यानी आपने आराम से निफ्टी को भी बीट कर दिया स्मार्टली, आपने FD को भी बीट कर दिया। और आप जितनी बार ये स्टॉक, भगवान करें आप 3-4-5 बार, जितनी बार आपको एक साल में लगाने का मौका मिल जाए, अब इतने लोअर लेवल्स पे खरीदोगे तो डेफिनेटली बहुत बार मौका मिलेगा। यानी ये स्ट्रैटेजी आप साल में एक बार भी लगाते हो तो भी आपने प्रॉफिट, आपने सबको बीट कर दिया है। अगर ये साल में आप 2 बार 3 बार 4 बार भी लगा पाते हो तो ये मान लो कि आपके 6-7-8% के हिसाब से 30%, 20%, 25%, 40% रिटर्न्स कहीं नहीं गए। और अगर आप हमेशा इस तरह के स्टॉक्स में लगाओगे ना जो लोअर लेवल्स पे हैं, तो आपको बहुत अच्छा प्रीमियम मिलेगा। और जब भी प्रीमियम हाई होंगे ना तो आप बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाओगे। मतलब ईजिली निफ्टी को बीट करना तो एक केक वॉक है, निफ्टी को आप इतनी ईजिली बीट कर दोगे और आप बड़े बड़े रिटर्न्स को भी बीट कर सकते हो। राकेश झुंझुनवाला कहते थे 18% पे आई एम एन एम्परर। तो सोचो आप कितने बड़े क्या बन जाओगे अगर आप सिंपल स्ट्रैटेजी लगाते हो। मैं नहीं कह रहा कि आप CCSS लगाओ, आप कोई भी स्ट्रैटेजी, मतलब एक रिटर्न की बात कर रहा हूँ कि इतने रिटर्न आर मोर देन इनफ होते हैं। और हम लोग जिस बात की, पैसे की बात कर रहे हैं ना, ये श्योर शॉर्ट मनी है कि मतलब हमें मिलेगा ही मिलेगा, महीने के स्टार्टिंग में मिल गया। अब जो लोग फॉर एग्जांपल HDFC बैंक में सोचो, जिन्होंने सोच रखा होगा, जिन्होंने इन्वेस्ट कर रखा होगा ये सोच के कि HDFC बैंक 3 साल पहले, है ना, कि भाई देखो मेरा भी व्यू है कि बिल्कुल HDFC बैंक चलेगा, लेकिन जिन लोगों ने सोचो 3 साल से इन्वेस्ट कर रखा होगा कि HDFC बैंक जब चलेगा तब मुझे पैसे मिलेंगे, तो उन लोगों की सोचो रिटर्न्स क्या हुए होंगे इस समय। मतलब स्टॉक्स में यही इशू है कि हमको पता नहीं होता कि वो कब चलेंगे। और जब हमें पता नहीं होता ना, जब आपको कोई चीज़ पता नहीं होती तो एक एक सेकंड बहुत भारी लगता है। एक एक दिन ऐसा लगता है कि ये स्टॉक खरीद लिया, चल ही नहीं रहा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि भाई मंथ के एंड में मुझे 20,000 मिलने वाले हैं इस स्टॉक से, तो आपकी जो होल्डिंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको पता होता है कि हाँ भाई चले ना चले, भाई मेरे पैसे तो आ ही रहे हैं, मेरी तो इनकम हो ही रही है, तो आप ज़्यादा लंबे समय तक उस सेम स्टॉक को होल्ड कर पाते हो। अब देखो फालतू के शेयर्स जैसे CDS है, ये को देख लो, MRF को देख लो, आप हीरो मोटर को, आप बजाज ऑटो सेक्टर ही पूरा देख लो, मेटल देख लो, अब इतना भाग रहे हैं। और जो हमारे मेन शेयर्स हैं वो नहीं चल रहे हैं। मतलब जिनका वेटेज निफ्टी में बहुत कम है वो हवा में उड़ रहे हैं, और जिनका वेटेज ज़्यादा है वो नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? रीज़न है, क्या रीज़न है? देखो मैं अपना व्यू बताता हूँ। अब आप निफ्टी को अगर ध्यान से देखो तो निफ्टी ने जब कोविड में क्रैश के बाद से आप जब रिकवरी ली थी तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी ली थी। अब उस स्ट्रॉन्ग रिकवरी में लगभग निफ्टी 3 गुना तो हो ही गई थी भाई। 7,500
7200 तक का लेवल देखा ही थी, वहाँ से 18,000 तक निफ्टी भागती हुई आई, वो भी इतनी तेज़ी से। तो जब रिटर्न इतनी तेज़ी से आई निफ्टी की, तो आप बताओ कि निफ्टी एक, तो अगर आपने सुना होगा एक लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी है, मैंने आपको बताया था कि एक लेक होती है, लेक में जो पानी होता है ना, वो एक लेवल तक ही आप उसमें वो एकोमोडेट कर पाती है। जब उसकी पानी जब ज़्यादा हो जाता है, यानी रिटर्न ज़रूरत से ज़्यादा हो जाते हैं मार्केट के, तो वो फ्लड बन जाते हैं, यानी एक बबल बन जाता है, और वो बबल टूट जाता है, बर्स्ट हो जाता है, यानी कि वो नदी जो होती है वो ओवर फ्लड कर जाती है, सारे गांव डूब जाते हैं। तो हमें लेक ऑफ रिटर्न थ्योरी ये बताती है कि हर चीज़ की एक कैपेसिटी होती है रिटर्न देने की। तो निफ्टी की जो CAGR थी, लॉन्ग टर्म 10 ईयर CAGR, वो अराउंड 20-21% पहुंच गई थी जब कोविड के पीक, मतलब कोविड आफ्टर कोविड पीक बना था। तो भाई निफ्टी का जो नॉर्मल CAGR तो सबको पता है कि 12 से 13% का है, और वो अगर 15, 16, 17, 18, 19% पहुंच जाएगा, 20% पहुंच जाएगा, तो इंस्टेबिलिटी है, बबल बन जाएगा। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, निफ्टी को साइडवेज कर दिया, 1.5-2 साल तक, 2023 के स्टार्टिंग तक निफ्टी को साइडवेज कर दिया। अब जब न साइडवेज किया, तो जो स्टॉक्स पहले भगाए गए थे, HDFC बैंक, रिलायंस, ये तो भाई यही तो स्टॉक्स है ना जो निफ्टी को साइडवेज रखने में मदद करेंगे, क्योंकि इनका वेटेज सबसे ज़्यादा है। यही रीज़न है कि ये स्टॉक्स नहीं चले पिछले 3 साल से, क्योंकि निफ्टी को साइडवेज रखना था। अब जब स्टॉक को उसने ऑपरेटर ने 2-3 साल तुमको फंसा लिया, रिटेलर्स फंस गए, तो अब क्या किया, अब ये क्या किया कि निफ्टी को निकाल लिया उन स्टॉक्स की मदद से जिनका वेटेज कम है। तो अब इससे क्या होगा, जिनका वेटेज कम है, अगर उन्हें भगाना है तो उन्हें हमें ज़्यादा भगाना पड़ेगा ताकि निफ्टी पे असर आ सके। तो जो कम वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, बजाज ऑटो, ये वो, इनका परसेंटेज बहुत कम है, तो इनको देखो कितना भगा दिया, बहुत डबल कर दिया। और उसके बाद जो हमारे बड़े स्टॉक्स हैं उनको एकदम मिनिमम भगा ही नहीं रहे, चला ही नहीं रहे, क्योंकि वेटेज ज़्यादा है। इनको थोड़ा भी भगाया तो निफ्टी पर बहुत असर आ जाता है। तो इनको अब वो क्या करेगा, 3-4 साल तुम जैसे तुम्हें रोक लिया, अब तुम्हारी जो PE वगैरह है इसको एकदम बहुत ज़्यादा मिनिमम करा देगा। अब तरीका यही है, मान लो कोटक 20 की 25 की PE मांगता है, अब कोटक को गिराया तो इतना गिरा देंगे कि उसकी PE गिराते गिराते 15-16 तक ले आएंगे। यानी गिराएंगे तो गिराने की कोई लिमिट नहीं रखेंगे, और जब भगाएंगे तो 25 पे नहीं रोकेंगे, फिर वो 35-40 तक खींच देंगे। तो ऐसे में जब आप 16 से 35 कंपेयर करोगे तो स्टॉक यहाँ से 2 गुना 3 गुना दिखता है आपको, है ना। तो यही तरीका है, मार्केट ऐसी ही काम करती है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब ओवरवेल्म हो जाती है, गिरती है तो फिर गिरती ही इतना गिरा देगा कि मतलब रोका तो फिर 2-3 साल रोक दिया, 3-4 साल। लेकिन आप भी ध्यान दो कि हमेशा कंसोलिडेशन 3 साल से ज़्यादा का नहीं होता है, 3.5 मैक्स 2.5 से 3 साल ही होता है। उसके बाद स्टॉक भागता ही भागता है, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट साइकिल है वही 3-4 साल की है, इतने में सारे फेजेस आ जाते हैं। तो बस ये एक स्ट्रैटेजी थी आपका दिमाग खोलने के लिए। इसमें आपने सीखा कि कैसे हम लोग 2 टेक्निक्स को मिला देते हैं और प्रीमियम ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी ज़्यादा प्रीमियम हमें इनिशियली पहले ही मिल जाता है। तो कोई ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में है और वो चल नहीं रहा है, तो आप उसके स्टॉक्स की होल्डिंग तो आपके पास है ही है, उसको रखे रहो और उसमें ये स्टॉक लगा दो, ये स्ट्रैटेजी लगा दो। अगर वो स्टॉक नहीं चलेगा तो आपको ऊपर का भी प्रीमियम मिल गया, नीचे का भी प्रीमियम मिल गया, तो आप बहुत खुश। और अगर ऊपर नीचे कुछ करेगा तो एक्शन होगा तो आपको डिलीवरी मिल जाएगी सस्ते प्राइसेस पे, और ऊपर गया तो जो आपके ऑलरेडी होल्डिंग वाले प्राइसेस स्टॉक्स हैं उनमें आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस तरह से, यानी कहने का मतलब आप देख रहे हो हर चीज़ में कि इसमें आप इस स्ट्रैटेजी से अगर कहीं स्टॉक मूवमेंट नहीं देगा तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी कहते हैं इसे। तो इसी तरह से फिर ऐसी कुछ स्ट्रैटेजीज़ अगर दोबारा मिलती रहेंगी, नई नई स्ट्रैटेजीज़, तो हम डिस्कस करते रहेंगे, मैं आपके लाता भी रहूँगा और आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, आपका दिमाग खुलेगा।